हेलो स्टूडेंट, एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारी बुक है हिंदी की, हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। तो आज हम हिंदी भाषा के बारे में थोड़ा उसका परिचय, परिभाषा, उत्पत्ति कैसे हुई उसकी, भाषा के कितने प्रकार है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसे राजभाषा का रूप कब दिया गया, राष्ट्रीय भाषा है या नहीं है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारी पहली इकाई का टॉपिक आज भाषा शिक्षण की उत्पत्ति, अर्थ, विशेषताएं और प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा, अब सबसे पहले हमें देखना है भाषा क्या होती है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्या हुआ। तो भाषा शब्द हमारे संस्कृत की भा शब्द से निकला है, भा शब्द से, जिसका अर्थ है बोलना या विचार विनिमय करना। मतलब ये हुआ इसका कि भाष शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, तो इसका अर्थ हो गया कि बोलना, हम अपने विचारों को दूसरे के साथ प्रकट करते हैं। अर्थात भाषा का एक अकेला आदमी, हम अकेले भी बोलते हैं भाषा, लेकिन दूसरों के साथ भी उसको व्यक्त करना, उसका कोई सार्थक अर्थ निकले, वर्णों की अभिव्यक्ति हो, इसे भाषा का रूप दिया गया है। तो इसका मुख्य शाब्दिक अर्थ हो गया बोलना और विचार विनिमय करना आपस में। भाषा शब्द में भाषा शब्द का अर्थ व्यक्ति के द्वारा अपने विचारों का संप्रेषण दूसरों तक करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इसका क्या हुआ, भाषा शब्द का प्रयोग अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे हम भाषा कहते हैं। दूसरा अर्थ है वर्णों की अभिव्यक्ति, उसमें हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं, जो वर्ण निकलते हैं, उसकी भी अभिव्यक्ति होती है। ऐसे अगर बोली का कोई रूप नहीं होगा, भाषा का कोई वर्ण नहीं यूज करेंगे, कोई शब्द नहीं यूज करेंगे, तो उसमें हमारा शब्द का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो किसी के कोई समझ में ही नहीं आएगा वो। अगला है इसका अर्थ कि मानव के आपसी संबंध। अब भाषा से क्या होते हैं, मानव के आपसी संबंध भी बनते हैं। क्या है ये भाषा? मानव के आपसी संबंधों का अध्ययन, मानव के आपसी संबंधों का अध्ययन है। तो इसमें क्या हुआ, मानव के साथ हम बातचीत करते हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में। ऐसे कोई बात नहीं कि हम अकेले भी भाषा का यूज करते हैं, हम अपने सोते हुए भी हमारे मन में विचार उत्पन्न होते रहते हैं। पर एक ऐसा होता है कि दूसरों के साथ आदान प्रदान करें तो उसका हमें और कुछ सीखने को मिलेंगे, या कोई दूसरा कोई भाषा को यूज कर रहा है तो उसका हम प्रयोग करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, भाई ये क्या शब्द बोल रहा है, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं हम। अगला है कि हमारे मुँह द्वारा कहे जाने वाले शब्द, हमारे मुँह द्वारा, एक अर्थ और निकलता है इसका कि हमारे मुँह द्वारा कहे जाने वाले शब्द और वाक्यों का समूह है। कि अकेले तो शब्द बनेंगे नहीं, जैसे ए हुआ, आ हुआ, तो इनमें अगर एक जैसे मैं में आ मिला है तो मानव हो गया, तो मानव में शब्द बन रहा है, तो हमें एक एहसास हो रहा है हाँ कि हम मनुष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे है कि हमारे मुँह के द्वारा हम जो संकेतों में जो वाक्यों का प्रयोग करते हैं वही हम क्या है, भाषा है। अब इसकी परिभाषाएं दी हैं अनेक विद्वानों ने। जैसे इसमें प्रसिद्ध परिभाषा है भोलानाथ तिवारी की। भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप, क्या आता है इसमें, भाषा निश्चित प्रयत्न के, उसका कोई निश्चित उद्देश्य हो, हमारे मुंह से निकले उसका कोई अर्थ निकले, किसी के समझ में आए, या कोई वो किसी आगे हमारे काम आए, या कोई किसी भी उसका शब्द बनता हो, उसका अर्थ निकलता हो सार्थक। तो भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से भाषा
निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निशर्त यानी निकलना, मुख से बाहर आना, निशर्त वह सार्थक ध्वनि मनुष्य के मुख से निशर्त वह सार्थक ध्वनि जिसका विश्लेषण व अध्ययन हो सके, जिसका विश्लेषण सार्थक ध्वनि जिसका विश्लेषण व अध्ययन हो सके। अब देखो भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप, निश्चित हमारे उसका कोई निश्चित उद्देश्य है, उसका कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है, तो वो तभी उसके अगले के समझ में आएगी। या जैसे हम विचारों को विचार विमर्श करेंगे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, तो उसका करना या न करना कोई न के बराबर है। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से इसमें मुख को मेन केंद्र बिंदु के मुख के द्वारा अगर हम नई आवाज आएगी नहीं है तो आ उ ए करेंगे तो उसका कोई ना तो कोई अर्थ निकले, ना कोई अगला समझेगा, ना कोई दूसरा उसको सीखने की कोशिश करेगा। तो ऐसे शब्द जिसके कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, मनुष्य के मुख से निशर्त, मनुष्य के मुख से जो निकलते हो वह है सार्थक ध्वनि। सार्थक यानी जिसका अर्थ निकलता हो, जिसका अर्थ निकले, जिसका विश्लेषण वह अध्ययन कर सके, विश्लेषण के उसके ऊपर सोच विचार कर सके, हाँ यह शब्द आगे काम आने वाला है या नहीं है। तो जिसका विश्लेषण वह अध्ययन यानी उस पर हम आगे भी सोचे, आगे भी उस शब्द को यूज करें या ना करें, उपयोग में लाए या नहीं लाए। अगली परिभाषा है महर्षि पतंजलि के अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार इन्होंने एक शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा दी है कि वर्णों के जो वाणी, उन्होंने क्या परिभाषा दी है, जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है। क्या कहा है इन्होंने कि जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है तो वाणी का वर्णों के द्वारा उसका आगे व्यक्त करना। और अब आगे इसके अनुसार डॉक्टर सीताराम चतुर्वेदी, डॉक्टर सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार डॉक्टर सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार डॉक्टर सीताराम चतुर्वेदी क्या कहते हैं कि भाषा के आविर्भाव से, भाषा के आने से, जो हमारे समाज में प्रचलित है, भाषा के आविर्भाव से यह संसार गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। सीताराम चतुर्वेदी ने क्या कहा कि भाषा के आविर्भाव से, भाषा के आविर्भाव से यह संसार गूंगों की विराट बस्ती, गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। अब ये परिभाषा भी साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है कि भाषा के आविर्भाव से, भाषा के आने से, इसका उत्पत्ति, इसका उद्भव होने से और इसका प्रचलन होने से यह संसार गूंगों की विराट बस्ती। अगर भाषा ही नहीं होती, हम बोलते ही नहीं कुछ, तो अगले को क्या समझ में आता, हम भी जंतुओं की तरह ही करने रहते। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसके कुछ पेट में दर्द हो तो वो अपने कैसे बता सकता है कि वो छोटा है, वो जानता ही नहीं भाषा के बारे में।
क्या होती है, वो भी धीरे धीरे गांव में, समाज में, फैमिली में रहेगा तो उनके तब भी ऐसी भाषा का प्रयोग करिएगा सबके सामने, उनकी सुनेगा, उनको समझेगा, तो ही उसके कोई भाषा या कोई शब्द समझ में आएंगे। नहीं तो छोटा बच्चा नहीं, जैसे जीव जंतु है वो नहीं कह सकते उनके क्या है क्या तब, उनके किसी वो ना तो बात करके कह सकते हैं ना बोल के कह सकते हैं। तो ऐसे हो गया कि भाषा के आविर्भाव से यह संसार गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। ये तो हो गई भाषा की परिभाषा। अब हमारी भाषा, राजभाषा, ये क्या है, राजभाषा कौन सी है, राष्ट्रभाषा हिंदी को बताया या नहीं बताया, तो ये चर्चा अब हम करते हैं। हमारी राजभाषा हिंदी है, जिसे कब, इसकी स्थापना कब की गई, राजभाषा इसे कब घोषित किया गया, तो हमारी राजभाषा हिंदी है। राजभाषा हिंदी। और लिपि कौन सी है हमारी, देवनागरी, देवनागरी लिपि। लिपि देवनागरी। अब राजभाषा हिंदी को, इसकी स्थापना कब की गई, 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा की स्थापना की गई। 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का नाम दिया गया। लिपि हमारी देवनागरी है। अब इसमें है कि राजभाषा तो ये कौन से अनुच्छेद में है, राजभाषा हमारी अनुच्छेद 17 में, अनुभाग 17 के अनुच्छेद 343 क में इसे प्रस्तावित किया गया है। भाग 17 अनुच्छेद 343 क में इसका उल्लेख किया गया है। वैसे हमारी भाषा है उनका उल्लेख 343 से 351 तक किया गया है, सारी भाषाओं का अनुच्छेद में 343 351 तक राजभाषा का ही प्रयोग किया गया है। अब संविधान में अब देखते हैं हम कि राजभाषा तो हो गई, राजभाषा तो हमारी जो हम इसमें काम लेते हैं, हमारे इसमें जो काम करते हैं, कामकाज, राजकीय कामकाज में प्रयोग में लेते हैं, वो हमारी राजभाषा हो गई। लेकिन अभी तक हिंदी को कोई राष्ट्रभाषा का कोई दर्जा नहीं मिला है। तो इसका क्या हो गया कि राष्ट्रीय भाषा का कहीं भी उल्लेख नहीं है, राष्ट्रीय भाषा का उल्लेख कहीं पर नहीं है। तो इसका क्या हुआ कि राजभाषा तो हमारी हो गई हिंदी, ये इसके 14 सितंबर 1949 को हुई थी। और पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था, 14 सितंबर 1953 को। हम 14 सितंबर को हमेशा हिंदी दिवस मनाते हैं, तो 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया। पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। अब ये तो हो गया हमारा इसके बारे में, राजभाषा के बारे में, इसका क्या वर्णन है, क्या अर्थ है इसका। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं, भाषा के क्या क्या विशेषताएं हैं। अब भाषा की विशेषताएं में ये आ जाएंगे, भाषा कोई वैसे तो है नहीं कि हम मन से कर लेने की, किसी अर्जित संपत्ति है। पहली विशेषता क्या हो गई, पहली हो गई भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। इसका अर्थ हो गया कि भाषा हम जन्म से कोई गर्भ में तो लेकर आता नहीं, भाषा को हम जन्म लेते हैं माता पिता के संपर्क में आते हैं या फिर परिवार के संपर्क में आते हैं, समाज के संपर्क में आते हैं, तो उसी से ग्रहण करते हैं। तो ये कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, कोई जन्मजात नहीं है हमारे कि हम जन्म से लेकर आए हैं। यानी कि हम तो जब समाज में आएंगे, छोटा बच्चा तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा जब वो 1 साल का रहेगा। 1 साल के बाद में थोड़ा वो समझने लगेगा, फिर जो दूसरों के संपर्क में आएगा, वो परिवार, समाज, कोई पड़ोसी के संपर्क में, तो वो उसकी भाषा को ग्रहण करने लगेगा या अपने विचारों का भी उसके साथ
और वो ही उसकी मातृभाषा हो जाएगी। जो वो अर्जित करता है बच्चा वो उसकी मातृभाषा हो गई उसकी माँ की भाषा, यानी कि वो माँ की, सबसे पहले बच्चा अपनी माँ की आवाज़ समझने लगता है, फिर परिवार में बड़े बुजुर्ग दादा दादी उनके संपर्क में आता है, तो थोड़े थोड़े इन सबके संपर्क में आने से उनके हो जाती है। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ना कि वो कोई गर्भ में लेकर आता है बच्चा। दूसरी है भाषा का विकास कर्मिक होता है। दूसरी भाषा हो गई भाषा का विकास कर्मिक होता है। भाषा का विकास कर्मिक होता है। कर्मिक या कर्म के अनुसार बोली जाती है। ऐसे थोड़ी हम हिंदी यूज कर रहे हैं तो उसमें और कुछ भी आगे दूसरी भाषा का भी हो गया। अपने अपने क्षेत्र के अनुसार बोली जाती है। जैसे हम राजस्थान के, तो हमारे राजस्थान में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऊपर एक दोहा भी है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले वानी, ये कहा गया है। तो हमारा क्षेत्र है, जैसे जोधपुर में अलग भाषा बोली जाती है, वहाँ की सीकर में शेखावाटी की अलग आ जाएगी धुन, जयपुर में अलग आ जाएगी ढूंढाड़ी भाषा। तो इसका अलग अलग ऐसे हो गया। तो इसका भी एक निश्चित क्रम होता है, अपने अपने क्षेत्र की भाषा होती है ये। और अगली है भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। यही बात हुई, भाषा परिवर्तनशील है। हमारे देश में अलग, हमारे राज्य में अलग अलग, राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाएंगी, अलग दूसरे देशों में दूसरी बोली जाएंगी। तो भाषा का परिवर्तनशील है भाषा। अगला है भाषा का मानक रूप होता है। भाषा का मानक रूप होता है, यानी कि एक निश्चित भाषा का मानक रूप होता है। मानक रूप मतलब हम अपने अपने क्षेत्र में या अपने अपने राजकीय कार्य या कोई भी निजी कार्य होता है तो उसमें हम अपने क्षेत्र या उस काम के अकॉर्डिंग उस भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा का प्रयोग ऐसे करते हैं जैसे हम कोई अपना कार्य कर रहे हैं तो उसमें जैसे भी कैसे भी कोई काम हो तो उसी के लैंग्वेज भाषा में हम बात करेंगे, ना कि हम कोई हिंदी का काम हो तो अंग्रेजी में नहीं करेंगे, उस वहाँ पर दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला है भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। अगला क्या है, अगली विशेषता, भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। कठिनता से सरलता की ओर, इसका मतलब ये हुआ पहले हम किसी की भाषा सुनेंगे, किससे बोलचाल करेंगे तो उसकी भाषा हमें थोड़ी धीरे धीरे समझ में आएंगी कि उसके क्षेत्र की भाषा अलग है, हमारे क्षेत्र की भाषा अलग है। तो फिर अगर हम उसके संपर्क में धीरे धीरे ज़्यादा संपर्क में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी भाषा हमें समझ में आती जाएगी। तो इसका अर्थ है कि भाषा कठिन से सरलता की ओर अग्रसर होती जाती है, यानी कि वो सरल होती जाती है। कोई भी भाषा हो हमारी, जैसे मातृभाषा हो गई, मातृभाषा को हम धीरे धीरे समझने लग जाएंगे। दूसरी जगह जाएंगे तो हमें दूसरी भाषा बोलने को मिलेंगी। जैसे केरल में अंग्रेजी भाषा का शब्द का प्रयोग होता है, अंग्रेजी वहाँ ज़्यादा बोली जाती है, हिंदी कम होती है। हम वहाँ जाते हैं या वो यहाँ आते हैं तो हमें थोड़ी भाषा समझने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसी तरह इसमें कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है ये। अगली है प्रत्येक भाषा की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। ये बात भी सही है भाषा के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति की भाषा की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम किसी का अनुकरण तो करेंगे, किसी से सीखेंगे तो सही, पर उसके सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकते, कि उसकी प्रतिलिपि हम नहीं उतार सकते। थोड़ी हम अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे, थोड़ी हम दूसरे की लेंगे, थोड़ी जो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है उसका लेंगे उदाहरण, कि उससे कुछ सीखेंगे, पर एकदम वो की वो भाषा नहीं बोल सकते हम। तो इसमें क्या हो गया, प्रत्येक व्यक्ति की भाषा की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है।
तो इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषा होती है। सब चाहे करे एक दो शब्द का ही अर्थ अलग अलग उसका, या उसका अर्थ शब्द का अलग निकले। जैसे हमारा क्षेत्र है शेखावाटी का, तो शेखावाटी में कोई अलग क्षेत्र का कोई शब्द आ गया, उसका अलग अर्थ निकलेगा। हम थोड़े दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, दूसरे जोधपुर, इधर पाली की साइड, तो उसमें उस शब्दों का अलग से अर्थ निकलेगा। यही हो गया इसका अर्थ। अगली है भाषा पारंपरिक है। इसकी विशेषता है भाषा पारंपरिक है। भाषा पारंपरिक है तो भाषा तो परंपरा से चली आ रही है, ये तो नहीं कि हम जन्मे हम ही इस भाषा का प्रयोग करने लगे हैं फर्स्ट बार। तो इसका क्या हो गया कि ये पारंपरिक है, परंपरा से चली आ रही है भाषा का। हमारे जो पूर्वज भी है वो भी बोलते थे, आपस में विचार विमर्श करते थे। हम निकलते हैं बाहर समाज में, विद्यालय में, बाहर और भी शहर में, तो या फिर दूसरे एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, आवागमन करते हैं, तो वहाँ भी हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। तो वहाँ की अलग भाषा हमारी, तो हम उसका विचार विमर्श करते हैं। अगला हो गया, अब करेंगे हम भाषा की। जैसे इसकी हिंदी भाषा की, हमारी राजभाषा हिंदी हो गई, तो हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा किन किन भाषाओं से निकल कर आई है। तो ये पहले निकल के आई इस वैदिक संस्कृत यानी संस्कृत भाषा, इसको संस्कृत भाषा से माना जाता है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। फिर संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से शौरसेनी, और फिर हिंदी की जाकर हिंदी भाषा का उत्पत्ति हुई। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई वो देखते हैं हम इस टॉपिक के बारे में आगे। तो इसके पहले हुई संस्कृत यानी कि वैदिक संस्कृत से। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से आगे, वैदिक संस्कृत के आगे पाली भाषा में इसका हुआ। अब पाली से आगे प्राकृत में ये परिवर्तित हुई, फिर प्राकृत से आगे अपभ्रंश में, अपभ्रंश में, अपभ्रंश से आगे शौरसेनी, और इसका मुख्य रूप से शौरसेनी माना जाता है हिंदी शब्द की। शौरसेनी से फिर हिंदी का रूप आया, तब इसे हिंदी का नाम दिया गया। तो इसके मुख्य रूप से आर्य भाषा के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः शौरसेनी से मानी गई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः शौरसेनी से मानी गई है। ये हो गया हमारा इसका उत्पत्ति। अब देखते हैं हम इसके ये कितने प्रकार की होती है। अब ऐसे वैसे तो इसको बहुत से प्रकार बताए गए, मुख्य रूप से इसे 4 प्रकार में बांटा गया है हिंदी भाषा को। पहली हो गई बोली, भाषा के प्रकार। पहली हो गई बोली, बोली में आ गया हमारे समाज में या परिवार में हम जो विचारों का आदान प्रदान करते हैं, नॉर्मल भाषा के यूज में हमेशा डेली यूज में लेते हैं, वो ही हमारी क्या हो गई बोली। बोली के अंतर्गत हम सामान्य व्यवहार में किसी के साथ जो मुख से ध्वनि संकेतों के माध्यम से जिसका वर्ण यूज करते हैं वही क्या हो गई बोली। फिर हो गई मातृभाषा। सबसे पहले बोली आई, हमने किसी एक दो शब्दों का एक दूसरे के साथ प्रयोग करने लगे, दोबारा है उसका मातृभाषा। मातृभाषा में आ गई हमारी माँ की भाषा, या हमारे जो परिवार में हमने जो सबसे पहले जन्म के बाद जो सबसे पहले जो ध्वनि संकेत या किसी के द्वारा जो शब्दों का बोला गया उसको सुना, वो हमारी मातृभाषा हो गई। अब मातृभाषा को जैसे हमारे पालने की भाषा भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मातृभाषा माँ ही तो होती है जो जन्म देती है। अब सबसे पहले हम उसी की भाषा को का स्पष्टीकरण समझ में आने लगता है कि वो क्या बोलते हैं, उसके हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि माँ क्या कह रही है, या माँ ही बच्चे की भाषा समझती है। तो इससे ये हुआ कि बच्चा जन्म से गर्भ में तो लेकर आता नहीं है कोई बोलेगा, तो इसे मातृभाषा होगी माँ की भाषा। तीसरी हो गई राजभाषा।
राजभाषा का मतलब हो गया राजकीय कार्य में या राजकीय शासन में जो भाषा प्रयोग में ली जाती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि राजभाषा हमारे शासन, स्थानीय शासन, सरकारी कामकाजों में जो भाषा काम में ली जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। चौथी है राष्ट्रभाषा, जिसका अभी तक किसी में कोई उल्लेख नहीं किया गया प्रमुख रूप से। राष्ट्रभाषा जिसका हमें अभी स्पष्ट रूप से कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिला है। तो राजभाषा का तो आपको पता है कि वही भाग 17 अनुच्छेद 343 में किया गया है इसका उल्लेख। भाग 17 343 के में इसका उल्लेख किया गया है। ये हो गई हमारी आज की भाषा के बारे में उत्पत्ति रे। तो एक बार रिवाइज करें इसको कि महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है कि वर्णों का सार्थक मेल ही क्या है, वाक्य। तो इससे क्या है, भाषा की उत्पत्ति हुई है। अब हो गया इसका, तो अगली परिभाषा है सीताराम चतुर्वेदी ने क्या कहा था। सीताराम चतुर्वेदी ने कहा था कि जो भाषा के आविर्भाव से यह संसार गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। तो ये परिभाषा भी सही है। अब आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि राजभाषा का प्रयोग कब किया गया। राजभाषा 14 सितंबर 1949 को सबसे पहले आई। फिर इसका ये भाग 17 और अनुच्छेद 343 के में इसका प्रयोग किया गया सबसे पहले। ये इसके बारे में हो गई। अब इसकी विशेषताएं थी थोड़ी। विशेषताओं में ये अर्जित संपत्ति है, भाषा पारंपरिक है, यह अनुकरणात्मक है कि अनुकरण से सीखते हैं, यह कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। इसके अलावा इसमें भाषा का एक मानक रूप होता है, ये एक सामाजिक रूप में होती है। सामाजिक यानी कि समाज में प्रचलित होता है। ये परिवर्तनशील भी है, सही भी है बात की परिवर्तनशील। इसका परिवर्तन जगह जगह पर इसका परिवर्तन दिखाई देगा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोलने को मिलेगी। यह है कि भाषा, प्रत्येक भाषा की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। हम किसी के समान भाषा का तो प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे दूसरा बोलेगा, आप बोलोगे, सेम टू सेम हम इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। एक दूसरे की संरचना उनसे भिन्न होती है। अगली है कि इसमें भाषा कठिनता से सरलता की ओर। भाषा का क्या होता है, कठिनता से। इसका कठिन होता है, पहले एक कठिनता से आते हैं कि हमें समझ में दूसरों की भाषा एकदम से समझ में नहीं आती है, तो धीरे धीरे हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं। सीखेंगे तो हम सुनेंगे। इसका मेन बिंदु क्या है इसका भाषा का, हम 4 शब्दों के द्वारा, सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और बाद में लिखना। इन 4 कौशलों या 4 स्टेज के बाद में हम भाषा का सही रूप से प्रयोग कर पाते हैं। तो इसके कारण ये 4 कौशल हो गए, सुनकर भाषा को ग्रहण करना, बोलकर भाषा को ग्रहण करना, लिखकर करना या पढ़कर करना। ये 4 कौशल अगर हमारे सही हैं तो हम एक शब्दों को सार्थक रूप में सबके सामने पेश कर सकेंगे। ये हो गई इसकी वे। अब भाषा के विकास का क्रम, भाषा विकास का क्रम ये आगे इसकी संस्कृत से उत्पत्ति हुई, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से शौरसेनी और बाद में इसका हिंदी रूप में बाद में आई है। अब इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से शौरसेनी से मानी गई है इसकी उत्पत्ति। ये 4 प्रकार हो गए भाषा के। बोली, सबसे पहले हम सादा भाषा का यूज करेंगे सबके सामने, फिर धीरे धीरे हमारी जो राजभाषा उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे, विद्यालय जाएंगे, सीखेंगे, एक दूसरे बच्चों के संपर्क में आएंगे, समाज के संपर्क में आएंगे। दूसरी हो गई हमारी मातृभाषा, तीसरी हो गई हमारी राजभाषा। राजभाषा का भाग 17 343 के में इसका वर्णन किया गया है। लास्ट हमारी राष्ट्रभाषा, जिसका अभी तक कोई किसी भी चीज़ में कोई उल्लेख नहीं दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का कोई दर्जा नहीं दिया गया है। आज हमारा ये टॉपिक, आज हिंदी भाषा का ये इतना कंप्लीट पूरा हो गया। थैंक यू।